नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका प्राचीन इतिहास के क्रोनोलॉजी से संबंधित एक वीडियो पर। ये भाग 4 है। हमने 3 पार्ट बना दिए हैं और आई होप आपने उन 3 पार्ट को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से उनको देखा है, फॉलो किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप उसका रिवीजन भी कर पा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता भी होगा कि संभावित जो डेट है RO प्री की री एग्ज़ाम की, वो जून बताई जा रही है। तो आप जून को मान करके से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से तैयार करिए। पर सब्जेक्ट अपने सामने सिलेबस रखिए, सिलेबस को चिपका दीजिए और एक एक सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए। आप उसका टाइम टेबल बना सकते हैं कि हमें 1 वीक में कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा ये सब्जेक्ट, 1 घंटा वो सब्जेक्ट, 1 घंटा वो सब्जेक्ट, ऐसे नहीं करना है। आपको 1 वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, नहीं तो 1 सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करिए और इस 1 वीक में आप पढ़िए भी प्लस रिवाइज भी करिए, है ना। और अगर आपके पास क्विज़ है या आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो उसको भी आप बीच में देखिए, अपना आकलन करते जाइए ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हमसे हो रही है और कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी जो मैं मैटर आपको दे रहा हूँ इसको आप बराबर जो है रिवाइज करते चलना है। एग्ज़ाम के पहले मैं आपको और कुछ ऐसे कंसाइज करके वीडियो दूंगा और कुछ ऐसा मैटर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, जिससे उतना पढ़ करके आपका काफ़ी काम चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। ये पार्ट 4 है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के बारे में। तो स्थल हैं, राज्य हैं, साक्ष्य हैं। जैसे कि अगर हम पहले स्थल की बात करें तो पहला स्थल है नवदा टोली। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ से किसने दिया है? MD संकालिया ने इसको बताया है। साक्ष्य के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं, लेकिन ND संकालिया ने इस स्थल की खोज की थी। अगला है ताम्बुवती। ये स्थल है कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ से काले व लाल मृदुभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे हुए यहाँ से मिले हुए हैं। राइट। इसके बाद है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से तांबे की 4 वस्तुएं मिली हुई हैं। रथ, मतलब रथ मनुष्य, इसके बाद सांड, तीसरे नंबर पे क्या है? गैंडा, और चौथे नंबर पर हाथी है। तो ये जो 4 तांबे की वस्तुएं मिली हुई हैं और हमें इसी जगह से, अर्थात दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर, है ना, प्रवरा नदी के किनारे। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। कलश शवाधान की जानकारी भी, साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं, अर्थात कलश में शव को रख करके जो है विसर्जित किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं इनाम गांव। तो इनाम गांव कहाँ पर है? इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये भी कैसा स्थल है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। देवासा की बात करें, ये भी महाराष्ट्र में है। देवासा से हमें पटसन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। यहाँ से काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन भी देखने को मिलते हैं। क्या? चाक निर्मित बर्तन भी हमें यहाँ से मिले हुए हैं, काली डिजाइन वाले। कहाँ से? देवासा से। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 3 जगहें, दैमाबाद, इनाम गांव, देवासा, तो ये तो आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। प्रमुख आयातित कच्चा माल कहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कच्चा माल आयात करते थे, उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इस तरफ कच्चा माल है, इस तरफ क्षेत्र है। कच्चा माल पहले नंबर पे है टिन, और ये टिन का आयात कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से। इसके बाद चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, वही जगह है। यहाँ वहाँ फर्स्ट पे अफगानिस्तान है, यहाँ फर्स्ट पे ईरान आ गया है, बस ये चेंज हुआ है। थर्ड पे है सोना का जो आयात है वो अफगानिस्तान से, फारस से और दक्षिण भारत से। जैसे आजकल भी दक्षिण भारत में ही जो है सोना, कोलार की खान कर्नाटक में ही मिलता है, तो पहले भी वैसे ही था। तो ये 3 जगहों से आयात किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा। इसके बाद लाजवर्द जो है ये भी एक धातु है। ये मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आयातित की जाती थी। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, कई बार आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी लिखा मिलता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता 2 नामों की बात करें, किसमें सर्वमान्य नाम कौन सा है? तो याद रखिएगा
अब सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहा जाता है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता ही उसको कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि शुरू में जो भी साक्ष्य मिले, जो भी स्थल मिले, वो सिंधु नदी की घाटी के आसपास वाले एरिया में थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे खोजें होती गईं तो पता चला कि गंगा घाटी के मैदानों में, इसके साथ साथ ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी हमें कई जगह जो देखने को मिलते हैं, यमुना के क्षेत्र में, सरस्वती जहाँ पर जो विलुप्त हो चुकी है उस वाले एरिया में, तो कई सारे एरिया में हमें इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं या स्थल मिलते हैं या वहाँ से कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। तो ये माना जाने लगा कि इसे हड़प्पा कहना ही ज़्यादा उचित होगा, जो कि पहले बार खोजा गया था। तो अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता ना कह करके हमें हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उचित लगेगा या उचित होगा। ठीक है, और ये मेरे कहने से नहीं, ये जो है जो पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं, लाजवर तक की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सिलखड़ी की। सिलखड़ी जो है इसका आयात बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से किया जाता था। नील रत्न का आयात बदख्शां, ये कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, वहाँ से किया जाता था। नीलमणि का जो आयात है वो महाराष्ट्र से किया जाता था या दक्षिण भारत से। हरित मणि का दक्षिण एशिया से। शंख और कौड़ियों के, आपने देखा होगा शंख और कौड़ियों की मालाएं भी मिलती थी, तो उनको आभूषण के तौर पर भी यूज़ किया जाता था और मुद्रा के रूप में भी। तो शंख और कौड़ियों का आयात जो है सौराष्ट्र, गुजरात वाला एरिया और दक्षिण भारत से किया जाता था। इसके बाद शीशे का आयात जो है, वो शीशा का आयात ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से किया जाता था। शिलाजीत का आयात हिमालय क्षेत्र से। तो आज भी देखिए शिलाजीत जो है वो आपका कश्मीर और हिमाचल के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा, अभी भी वही मिलेगा शिलाजीत। ओरिजिनल आपको शिलाजीत वहीं पे लोग आपको बेचते हुए मिल जाएंगे। तो ये वहाँ से आयात किया जाता था। ये कुछ आयातित कच्चा माल है और किस क्षेत्र से आयात किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के द्वारा, उसके बारे में था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ स्थल है, उनके उत्खननकर्ता कौन हैं उसके बारे में। जैसे स्थल है चन्नूदड़ो। अगर हम चन्नूदड़ो की बात करें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो स्पष्ट नजर आएगा। हम चन्नूदड़ो की बात करें तो ये जो है मजूमदार और मैके है ना, ये जो कुछ उत्खनन करता है इन्होंने किया है और 1934 में इसका उत्खनन किया गया। ये क्षेत्र कौन सा है, सिंध पाकिस्तान वाला एरिया, और सिंधु नदी के ही इर्द गिर्द आपको मिलेगा। और इसी चन्नूदड़ों से हमें साक्ष्य क्या मिलते हैं कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, अर्थात कुत्ते के पंजे का जो निशान है वो मिलता है। मछलियों का अंकन हमें मिलता है और साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन। चन्नूदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ से सौंदर्य सामग्री मिली हुई, चाहे वो आपका लिपस्टिक हो, चाहे वो आपका कंघी हो, है ना, पाउडर हो, तो ऐसी कई सारे, आप कान के जो है बाले हों, तो ऐसी जितनी भी सामग्री है जो आप ये मान लीजिए कि जो सौंदर्य सामग्री से रिलेटेड है, जो श्रृंगार से रिलेटेड सामान है, अगर वो आपको दिख जाए और पूछ ले तो आप आंख बंद करके चन्नूदड़ो ही लगाइएगा। ठीक है, तो चन्नूदड़ो से हमें सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके बाद हम लोथल की बात करें तो ये रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1955 से 1962 के दौरान, और ये जगह अहमदाबाद में है, भोगवा नदी के किनारे है। ये लोथल क्या था, एक डाक यार्ड था, अर्थात एक बंदरगाह हुआ करता था, क्योंकि फारस से व्यापार करना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से अगर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को व्यापार करना है तो जलमार्ग से ही होता था उस समय। तो जलमार्ग के लिए जो है बंदरगाह होना चाहिए था। वो बंदरगाह जो है आपका इस एरिया में लोथल पड़ता था, भोगवा नदी के किनारे, यहाँ से होता था। तो यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएँ हैं, चावल व बाजरे के साक्ष्य हैं, 2 मुहे राक्षस का अंकन का साक्ष्य, चालाक लोमड़ी की कहानी का जो है हमें उल्लेख यही के कुछ बर्तनों में मिलता है। कहाँ के, लोथल से। तो यार रखिए चालाक लोमड़ी है ना, इसका हमें अंकन कहाँ से मिलता है, इसी लोथल नामक जगह से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान, ये कहाँ से मिलता है, चन्नूदड़ो से, याद रखिएगा। अब आपको एक प्रश्न बताना है कि प्यासे कौवे की कथा का उल्लेख या वर्णन चित्रित भाव में हमें, मतलब चित्र बना हुआ है, क्योंकि उस समय की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तो लिखा तो था ही, क्योंकि उनकी बहुत चित्रात्मक लिपि ही थी। तो ये कहाँ से मिला हुआ है, प्यासे कौवे की कहानी का जो साक्ष्य है वो हमें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा। अमलानंद घोष व बीबी लाल जो इसके उत्खनन करता हैं, 1953 से 1961 के समय इसका उत्खनन किया गया। और ये जो है हनुमानगढ़, आपने सुना होगा, हनुमानगढ़ वर्तमान क्षेत्र राजस्थान का एरिया है, वहाँ से ये जो है खोजा गया।
इसके बाद कुछ वैदिक कालीन प्रमुख प्रयुक्त शब्द हैं, उनके बारे में, उन शब्दों का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा यहाँ से प्रश्न बन सकता है और बना भी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सुमेलित करने वाला अच्छा बनेगा, पूछा भी जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ही फोकस रहना है यहाँ पर। जैसे हम बात करें गोप्ता की, तो ये वैदिक कालीन प्रयुक्त शब्द हैं, याद रखिएगा, और प्रमुख शब्दों को हमने लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे गोप्ता, गोप्ता कहते थे राजा को, ठीक है। गोमत का मतलब होता था धनी व्यक्ति। इसके बाद गवयुति का मतलब है दूरी, गवयुति का मतलब क्या होता था, अर्थ क्या है, दूरी। और गोहंता का मतलब होता है अतिथि, ठीक है। गोहंता का मतलब होता है अतिथि या गोहन, कोई आता था घर में तो उसको गोहंता बोलते थे, गोहंता, गोहन। इसके बाद तक्षण जो है वो बढ़ाई को बोला जाता था। वाय का मतलब है जुलाहा, ठीक है। वाय कौन था, जुलाहा था। वाप्ति किसको बोलते थे, नाई को बोलते थे। इसके बाद किवास बोलते थे हलवाहा को, हलवाहा। और इसके बाद जो है करीस बोलते थे गोबर की खाद को। तो ये कुछ शब्द हैं और इनका अर्थ, ये शब्द यूज किए जाते थे वैदिक कालीन सभ्यता में। उनके अर्थ क्या हैं ये पूछा जा सकता है। तो अब जैसे गोप्ता है, गोमल है, गवयुति है, ऐसे दे देगा और अल्टरनेट करके देगा। गोप्ता के सामने दे देगा दूरी, है ना, गोयत, गोयत के सामने दे देगा आपका दूरी, गवयुति के सामने दे देगा धनी व्यक्ति, गोहंता के सामने दे देगा और कुछ। अब इसके बाद कहेगा आप सुमेलित करिए, है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो इनको आप बार बार रिवाइज करना है, इसके अर्थ को याद रखना है आपको। आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी के देवता। उस दौरान जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो तब अग्नि जो है, ये देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से पृथ्वी के देवता है ना। ऐसे प्रश्न पूछा गया था और मेरा प्रश्न गलत भी हो गया था एक बार, ठीक है। वो पृथ्वी के देवता के बारे में नहीं था, बल्कि आकाश के देवता के बारे में था, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी के देवता के बारे में पूछा जा रहा था। बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वो ऐसे शब्दों को रखता है जिसको आप अगर किसी से जोड़ना चाहेंगे तो गलत ही जुड़ेगा, वो आप अपने सेंस से करेंगे। तो ये पृथ्वी के देवता है, तो एक प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी के देवता है या नहीं है। तो पृथ्वी के देवता अग्नि है, इनको आर्यों के पुरोहित बोला जाता है, और प्रकाश का देवता भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोम की। तो सोम जो है वनस्पति के देवता है, वनस्पति का देवता है। बृहस्पति की बात करेंगे तो यज्ञ के देवता इनको माना जाता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी जो है वो सृजन की देवी है, इनको सृजन की देवी माना जाता है। तो ये सारे के सारे पृथ्वी के देवता हैं, चाहे अग्नि हो, सोम हो, बृहस्पति हो या पृथ्वी हो। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष के देवता की। तो अंतरिक्ष के देवता में आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन है, इंद्र, मरुत, रुद्र, पर्जन्य, ठीक है। ये क्या सारे के सारे जो हैं वो अंतरिक्ष के देवता। याद रखिएगा जब आप आरओ का एग्ज़ाम देंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ जो कि दिमाग में आई। देखिए जीएस का एक अहम रोल तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा अहम रोल, महत्वपूर्ण रोल जो है वो आरओ के एग्ज़ाम में हिंदी का है। अगर आप हिंदी अच्छे से कर ले जाते हैं तो आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। इसलिए हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सिंपल प्रश्न आते हैं, लोग सोचते हैं अरे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि आप 60 में से 40-45 ले आए तो बहुत बड़ा कोई 30 मार्क कहाँ हो गए, नहीं। आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 55 प्लस होना चाहिए, और 55 प्लस आसानी से लाए जा सकते हैं, ये बात आपको भी पता होगी, ठीक है। ये बात आपको भी पता होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसमें भी आपको कम से कम 1 घंटा डेली देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। कौन कौन से आपके कमज़ोर पॉइंट हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे पर्यायवाची के कुछ शब्द हैं वहाँ पर गड़बड़ा जाता है, और जो शुद्ध और अशुद्ध वाले कुछ जो हैं वहाँ गड़बड़ हो जाता है। बाकी कहीं कोई दिक्कत हमें होती नहीं है, और अक्सर मेरे जो है हर हाल में जो है वो 52, 53, 55 तक आराम से मैं कर लेता हूँ। लेकिन मेरी भी कोशिश है कि मैं कम से कम 57-58 तक पहुँचूँ, है ना। क्योंकि सिलेक्शन लेना है, उधर जीएस इतना टफ आएगा, आपको पता होगा कि जीएस इतना टफ आएगा कि अगर कोई कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ाई वो किया हो, जान लीजिए पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपनानी होगी। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि 70 के ऊपर 140 में जाना अच्छों की हालत ख़राब कर देता है, कितना भी वो अपने आप को जो है विद्वान समझता हो।
पढ़ाई के मामले में। 70 के ऊपर जाने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो याद रखिए, अगर आप टारगेट 70 प्लस ही रखते हैं, 70 या 75, और इधर अगर आप 50 मार देते हैं तो 120-25 में आप जो है आराम से प्री निकाल लेंगे। तो याद रखिए, हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए हिंदी को आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे अब यहाँ मैंने हिंदी की बात इसलिए की, जैसे अब यहाँ पे रुद्र के पर्यायवाची पूछ लेगा, पर्जन्य किसको कहते हैं उसके बारे में पूछ लेगा, है ना। तो जीएस में भी आप जब वैदिक काल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनके नाम आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, है ना। चाहे जैसे इंद्र के बारे में हो गया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि पर्जन्य किसका पर्यायवाची है, वर्षा के देवता तो आप देख ही रहे हैं, है ना। अब वर्षा के देवता किसको बोला जाता है, इंद्र को बोला जाता है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि पर्जन्य जो है इंद्र का पर्यायवाची है ना। तो ऐसे भी आप इनको याद रखिए। और अगर आपको बुक अगर लेनी है तो कई सारी बुक आती हैं। वैसे मैंने वीडियोज़ में जो है, पिछले वीडियो में भी मैंने बुक का लिंक लगाया हुआ था, आप वहाँ से जा करके उसको देख करके आप खरीद सकते हैं। अच्छी बुक है, मैंने फ्लिपकार्ट का जो है आपको उसमें लिंक दे दिया है ताकि आप जा करके खरीद सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अच्छी बुक है, उसको आप कोई भी बुक अच्छी ले लीजिए, रिवाइज उसको बार बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बुक खरीद करके रख लेंगे, न्यू को न्यू रखे रहती है, किसी ने ये बता दी, किसी ने वो बता दी, आप लिए उसको पढ़ते नहीं। जब जैसे ही आप 2-4 पेज पढ़े, वैसे ही पता चला दूसरा वीडियो देखे, उसके बाद उसने बताया कि ये बुक बहुत अच्छी है यहाँ से, अब उसको रख करके आप दूसरी खरीद लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने देखा कि मरुत जो है वो तूफान के देवता हैं, रुद्र जो है वो पशुओं का देवता है, पर्जन्य जो है वो वर्षा के देवता हैं, राइट। आगे हम लोग देखते हैं आकाश के देवता, ठीक है। देखिए आकाश के देवता यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। तो आकाश के देवता में से धौस इनको बोला जाता है। तो आकाश या स्वर्ण का देवता इनको बोला जाता है, और इनको सृजन का देवता भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि निम्न में से आकाश के देवता कौन है। तो आपको पढ़ देना कि आकाश के देवता में सूर्य भी हैं, धौ भी हैं, वरुण भी हैं, उषा भी। अब देखिए वरुण हैं आपके, उषा भी हैं, अश्विन भी हैं, मित्र भी हैं, सविता भी हैं, पूषण भी हैं, अदिति भी हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आपको आकाश के देवता को अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। अब एक एक को देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने एक को पहले को देखा, दूसरे सूर्य है, इनके पिता धौर और माता इनकी अदिति हैं। इनके पिता धौर और माता इनकी अदिति हैं। किसकी? सूर्य की। तो सूर्य की माता अदिति, और ये तेज के देवता है। अगले है वरुण, इनको देवताओं का देवता कहा जाता है, और ये जल के देवता है। तो जल के देवता और वर्षा के देवता दोनों में डिफरेंस है। वर्षा के देवता इंद्र को कहा जाता है, और जल का देवता वरुण को कहा जाता है। ये देवताओं का देवता वरुण को कहा जाता है। इसके बाद उषा की बात करते हैं। उषा जो है वो प्रगति व उत्थान की देवी है। सूर्योदय के पूर्व की जो रमणी बेला होती है उसे उषा कहा जाता है, और इन्हें प्रगति व उत्थान की देवी बोला जाता है। अश्विन की बात करें तो ये चिकित्सा का देवता है। मित्र की बात करें तो ये प्रकाश का देवता है। सविता की बात करें तो ये अमृतत्व का देवता है। पूषण की बात करें तो पशुओं प्लस वनस्पति प्लस शूद्रों के देवता, तो ये शूद्रों के देवता है कौन? पूषण। और ये आगे चल करके जो रुद्र इनका नाम पड़ जाता है जब हम जैसे जैसे पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। इसके बाद हम अदिति की बात करें, आपने देखा ही कि सूर्य की माता का नाम अदिति था। तो सार्वभौम जो है भावना की देवी किन्हें माना जाता है? अदिति को। तो इसमें भी सुमेलित करने वाले अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे। पहला, निम्न में से आकाश के देवता कौन है या नहीं है, 2 ऐसे प्रश्न बनेगा। दूसरा, सुमेलित करने वाला देगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था, देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर है, उसके बारे में हम लोग, मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रख दिया हुआ है। जैसे ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था ने आपने सभा का नाम सुना होगा। तो ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था में सभा क्या होती थी उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। पहले तो ये जान लीजिए। विशिष्ट एवं समृद्ध लोगों का इसमें प्रवेश होता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व किसका है? सभा का है। इसमें पुरुष व स्त्री दोनों का प्रवेश संभव था। पुरुष सदस्य के लिए सभे शब्द यूज किया गया है और महिला सदस्य के लिए सभावती शब्द यूज किया गया है। मैंने कोई जो है व्यर्थ की बातें यहाँ पर नहीं रखी हैं, टू द पॉइंट बात की हुई है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, फालतू की बातें यहाँ पर मैं नहीं रखी, इसलिए जो है इतने किताबों में पढ़ेंगे तो सभा के बारे में बहुत सारी बातें कहानी दी हुई होगी। इसके बाद हम समिति की बात करते हैं।
ठीक है, कई बार अंतर डिफरेंस करके भी पूछ लेता है कथन वाले में कि सभा में ये होता था, समिति में ये होता था, और दोनों को उल्टा करके दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। डबल कथन दे देगा और इसके बाद गलत हो जाता है वहाँ पे। तो इस चीज़ को याद रखिए, अगर ये कुछ पॉइंट पता है तो आप कर लेंगे आसानी से। समिति की बात करते हैं तो ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख है? 9 बार, जबकि यहाँ पर आप देखिए सभा का ऋग्वेद में उल्लेख 8 बार है। अब इसी में दे देगा कि समिति का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है, पहला कथन। दूसरा कथन देगा कि सभा का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। अब देखिए दोनों को मैंने उल्टा बोल दिया। अब आप क्या इसमें अनुमान लगाएंगे, है ना। अंकों की बात हो गई, हेरफेर हो गया, एक का बस गलत हो जाता है ऐसे। तो ऐसे प्रश्न देगा, तो इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है, ये कथन वाले प्रश्नों में आसानी से काम कर जाएगा। हाँ, जैसे हम बात करते हैं समिति की, तो समिति की हम बात कर रहे थे, तो दूसरा पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में महत्व इसका सर्वाधिक हुआ, है ना। जैसे सभा का सर्वाधिक महत्व ऋग्वैदिक काल में था, वैदिक काल में था, लेकिन समिति को जो है महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया। इसके बाद हम बात करते हैं महत्व, इसी के अगले पॉइंट की, तो महत्वपूर्ण व प्रभावी संस्था मानी जाती थी। साधारण व्यक्तियों का प्रवेश इसमें संभव था, लेकिन वहाँ देखिए सभा में ऐसा नहीं था। स्त्रियों का प्रवेश भी संभव था, हालांकि स्त्रियों का प्रवेश दोनों में संभव था, लेकिन निम्न कोटि के जो पुरुष हैं उनका इस समय जो है यहाँ प्रवेश संभव नहीं था। कहाँ पर? आपके सभा में। इसके बाद हम बात करते हैं एक और संस्था थी, 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। तो विदत जो है उसमें तो ऋग्वैदिक काल में अधिक प्रचलन हुआ विदत का। ऋग्वेद में 122 बार इसका वर्णन हुआ है। इसमें वृद्धियों एवं विद्वानों का प्रवेश होता था और उत्तर वैदिक काल में ये समाप्त हो जाती है। अर्थात अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पर सभा और समिति 2 ही संस्थाएं रह जाती हैं, विदत का काम खत्म कर दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिए। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं। राइट, तो ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के बारे में अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, कम से कम आप ये, मैं भी तो देखूं आपने पढ़ा है या बस स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, आप मैटर बना के रख लेंगे, पीडीएफ आप अपने पास रख लेंगे, बहुत सारा पीडीएफ आपकी इतना, अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए तो मैं इतना पीडीएफ दे दूंगा कि आप पढ़ पढ़ करके पागल हो जाएंगे, है ना। तो इस समय पीडीएफ बहुत तैर रहे हैं, आप टेलीग्राम में जाइए, कहीं भी जाने कितने सारे ग्रुप ज्वाइन करिए, पढ़ते रहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होगा आपको कि मैं कौन पढ़ूँ कौन छोड़ूँ, और आज के इस वक्त में पढ़ना क्या है से ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्या छोड़ना है ना। क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं अपने अपने जो हैं पीडीएफ का, अपने मैटर का एकदम गारंटी ले रहे हैं, इतना पढ़ लीजिए बस हो जाएगा, इतना पेज पढ़ लीजिए बस हो जाएगा। जो मैं दे रहा हूँ आप इसको समझिए, पेपर दीजिए, पिछले पेपर देखिए, उसके बाद आप पढ़िए। हाँ, यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली की बात करें तो जैसे हम बात कर रहे हैं दिशा, क्षेत्र और शासक की, तो यहाँ दिशा पूर्व दिशा का जो क्षेत्र यहाँ पर था, क्षेत्र वो कहलाता था साम्राज्य। पूर्व दिशा का जो क्षेत्र था वो साम्राज्य कहलाता था, और यहाँ का जो शासक था वो सम्राट कहलाता था, याद रखिएगा। पश्चिम दिशा के क्षेत्र को स्वराज वो बोलते थे, पश्चिम के जो लोग थे वो स्वराज बोलते थे। और जैसे आपने छावा मूवी देखा होगा, तो पश्चिम का मुंबई वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया कहाँ पे आता है? मराठों वाला ये एरिया आपका आता है पश्चिम एरिया में, और यहाँ जो है क्षेत्र को, उस राज्य को, उस प्रांत को स्वराज्य बोलते थे, है ना। और जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं वहाँ स्वराज्य का अर्थ बदल जाता है, लेकिन यहाँ किसी क्षेत्र को स्वराज्य बोला जाता था और यहाँ का शासक कहलाता था स्वराट। इसके बाद उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्षेत्र को वैराज्य बोला जाता था और यहाँ के शासक को विराट बोलते थे। दक्षिण की बात करें तो यहाँ के क्षेत्र को भोज्य बोलते थे और यहाँ के शासक को भोज बोलते थे, राजा भोज का नाम सुना होगा आपने। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य की, तो मध्य में जो है किसी एरिया को राज्य बोला जाता था और यहाँ के शासक को राजा बोला जाता था। तो याद रखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अष्ट विवाह, 8 प्रकार के विवाहों का जो वर्णन है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ब्रह्म विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह है समान वर्ण में विवाह, कन्या का मूल्य देकर के समान वर्ण में विवाह होता है, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह किसे कहते हैं? यज्ञ करने वाले के साथ विवाह, दक्षिणा सहित, मतलब यज्ञ करवाया हमने और दक्षिणा में अपनी पुत्री को ही दे दिया, इसे बोलते हैं दैव विवाह। इसके बाद है आर्य विवाह। आर्य विवाह में क्या था कि वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, वर, ठीक है, दूल्हे की तरफ से कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान किया जाता था और वो अपना जो है बच्ची की शादी कर देता था। सोचिए बैल का कितना महत्व था उस जमाने में। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर विवाह से,
मतलब कोई दहेज नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन वर कैसा होना चाहिए, योग्य वर होना चाहिए, उससे विवाह किया जाता था, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असुर विवाह की। तो असुर विवाह में क्या होता है कि कन्या को उसके पिता से खरीद लिया जाता है और इस विवाह को निकृष्ट विवाह माना जाता है। कन्या को उसके पिता से खरीद लिया जाता है। और जो दशरथ का कैकेयी के साथ विवाह हुआ था वो यही असुर विवाह था। ठीक है, कैसा विवाह था वो, असुर विवाह था दशरथ का कैकेयी के साथ में। इसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या है, वही लव मैरिज, प्रेम विवाह। और इसका अगर उदाहरण देखें हम तो दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ था, वही अंगूठी जो खो गई थी, उनकी याददाश्त चली गई थी, वो कहानी आपने पढ़ी होगी है ना। उनका पुत्र जो था भरत था, वो जो है वो बाघ के जो है दांत गिन रहा था, उन्हीं के नाम पर देश, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वो जो कहानी है दुष्यंत और शकुंतला की, उनकी जो शादी हुई थी वो गंधर्व विवाह था, प्रेम विवाह था। राक्षस विवाह की बात करें तो पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी, उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह। ठीक है, जो राजा, दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ, एक राजा पराजित हो गया, तो अब जो जीतने वाला था या तो राजा की पुत्री के साथ विवाह कर लेगा या उसकी बहन या पत्नी के साथ, उसकी बिना इच्छा के। ठीक है, इसे बोलते हैं राक्षस विवाह। इसके बाद हम बात करते हैं पैशाच विवाह की। तो विश्वासघात के द्वारा, मतलब जबरन किसी तरह धोखा दे करके किसी के साथ शादी कर लेना, विवाह कर लेना, ये क्या कहलाता था, पैशाच विवाह। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आपको पसंद भी नहीं आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि अब यहीं पर इसको रोकते हैं। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे वाले बात की बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।